गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिवीजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ द 9th जुलाई 2022 के हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द खजुराहो के जो टेम्पल उनसे रिलेटेड है। सी, जब हम इंडिया के मैप की बात करते हैं तो खजुराहो है कहाँ पे? जो आज का मध्य प्रदेश है ना, वहाँ के आपको खजुराहो के मंदिर मिल जाएंगे। एंड यू नो वेरी वेल कि चंडेला डायनेस्टी के द्वारा बनवाए गए थे। और चंडेला का मतलब निकलते हैं चंद्रवंश से है। किसे? चंद्रवंश है, ठीक है। और ये जो है 1990 AD से लेके 12th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किए। और इनके द्वारा जो है पैटर्नाइज किया गया था हिंदू रिलीजन को और जैन रिलीजन को। जो मंदिर यहाँ पे पाए गए बेसिकली इन दो रिलीजन के ज़्यादातर पाए गए हैं। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। द साइट ऑफ द खजुराहो टू द चंडेला किंग हु रूल्ड ओवर द सेंट्रल इंडिया फ्रॉम द 9th to 13th सेंचुरी। क्या स्टेटमेंट सही है? बताना है आपको। द मोन्यूमेंट एट खजुराहो आर अ ग्रुप ऑफ हिंदू एंड द जैन टेम्पल। लेट्स सी द थर्ड स्टेटमेंट। Third statement, there is the Brahma temple is the only temple at Khajuraho completely built to the soapstone and has a 4-faced lingam in its sanctum sanctorum। तो आपसे पूछा जाए कि आप ब्रह्मा का सिर्फ ये एकमात्र टेम्पल है जो खजुराहो के अंदर प्रेजेंट है। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही। तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ सही है। लेट्स एक बार देख ले रहे कौन सा सही बताने की कोशिश की गई है। जो खजुराहो के जो सेंचुरी है, मतलब जो जिनके द्वारा रूल किए गए 9th से लेकर 13th सेंचुरी तक उनके द्वारा रूल किए गए जो मोन्यूमेंट है खजुराहो के, वो हिंदू एंड जैन टेम्पल जो मैंने अभी भी बताया। जो ब्रह्मा का टेम्पल है वो पुष्कर के अंदर है, राजस्थान के, नॉट इन द मध्य प्रदेश, और द डेट बिल्ट इन द चंडेला बाय द चंडेला डायनेस्टी। लेट्स सी द साइट ऑफ द खजुराहो बिलोंग टू द चंडेला किंग हु रूल्ड ओवर द सेंट्रल इंडिया 9th से लेकर 13th सेंचुरी। खजुराहो जो है कल्चरल कैपिटल हुआ करती है चंडेला रूलर की, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कंटिन्यू टू फ्लरिश डिस्पाइट द फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग ऑफ इट्स पॉलिटिकल कैपिटल। ओके, द मोन्यूमेंट ऑफ खजुराहो आर अ ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल। एंड खजुराहो के जो टेम्पल है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट बनाते हैं। खजुराहो टेम्पल आर कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल। मेक श्योर यू रिमेंबर इट विद द सैंक्टम सेल, जिस पे गर्भगृह बोलते हैं, मतलब जहाँ पे जो रियल मतलब मूर्ति रखी रहती है गॉड की। यहाँ पे नेक्स्ट द स्मॉल वेस्टिबुल, एक अंतरला होता है, जैसे मैंने बताया था कि किस तरीके से जो टेम्पल बनता है नगारा का। देखो किस तरीके से बनता है, एक बार इसको थोड़ा सा बताएंगे। एक एरिया होता है, मान लीजिए एरिया है, उससे थोड़ा सा अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म को जो है जगती बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जगती बोलते हैं। उसके बाद जो है मंदिर को बनाया जाता है इस तरीके से। मान लीजिए मंदिर है ये, और ये इसको जो ये पार्ट है ना, ये कर्व्स है, इसको हम शिखर बोलते हैं। शिखर, इसमें अर्थ शिखर भी आता है कई टाइप। और जहाँ पे गॉड होता है ना, जिस पे टिकी होती है, वो बोलते हैं उसको सेंक्टो सेंक्टोरम। और इसके आस पास का जो पाथ होता है उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पाथ। इसके ऊपर जो कलश टिका रहता है और जिसके ऊपर ये कलश टिका रहता है उसको बोलते हैं एंटराल, ठीक है। स्मॉल वेस्टिबल भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एंड वेस्टर्न ग्रुप महादेव टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, ये कई सारे टेम्पल यहाँ पे पाए जाते हैं। ईस्टर्न ग्रुप में भी कई सारे टेम्पल है, शायद मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इज नथिंग बट रिलेटेड टू द सन कोणार्क टेम्पल। सन कोणार्क टेम्पल, सी, जब हम सन कोणार्क टेम्पल की बात करते हैं इसका मतलब होता है कोने के अंदर जो सन का टेम्पल प्रेजेंट है। उड़ीसा के अंदर बेसिकली है ये। एंड इसको जो है ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। और ये सन को डिवोटेड है। और सन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर गुजरात के अंदर भी है, उसका नाम मैं फॉरगेट करी हूँ, पर वो सबसे बड़ा और सबसे भव्य मंदिर माना जाता है जो सन को डेडिकेटेड है। Let's see, it is one of the best representation of Kalinga architecture. It was built by the king of the Ganga dynasty, Narasimhadev I, in the 13th century. It was made stone called granite, widely available in the region. बताना आपको कौन सा यहाँ पे सही? बी सही है यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड सही, क्योंकि वहाँ पे सोप स्टोन नहीं पाया जाता है। सॉरी, जो ग्रेनाइट है नहीं पाया जाता है। Situated close to the Bay of Bengal, Sun Temple Konark is one of the best representative of Kalinga architecture. The word Konark can be translated in corner sun. मतलब कोणार्क का जो कोना है ना, उसका मतलब होता है कॉर्नर, एंड अर्क का मतलब होता है सन। एंड वाज नेम्ड इट लेज ऑन द नॉर्थ कास्ट कॉर्नर ऑफ द फेमस जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी। मतलब ये इसी के पास में ही पड़ता है। कोणार्क वाज आल्सो कॉल्ड द ब्लैक पगोडा एंड वाइट पगोडा इज पुरी। द फर्स्ट टेम्पल ऑफ विच इज़ फाउंड इन द डायरी ऑफ द श्री शंतने, मतलब इनके द्वारा इनकी डायरी में इनका जो जिक्र हो पाया गया था। इट वाज यूज्ड एज द मेजर लैंडमार्क बाय मोस्ट सेलर traveler. Dedicated to sun god Konark was built by the king of the Ganga dynasty, Narasimhadev I, in the 13th century. It was declared UNESCO की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको डिस्प्ले किया। बाकी आप इसमें पढ़ लीजिएगा।
कोणार्क जो है एक इज अ स्टोन कोल्ड द खुंडालाइट से इसको बनाया गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल वर बिल्ट बाय द किंग ऑफ द चोला एम्पायर विच आर स्ट्रक्चर्ड ओवर ऑल ऑफ साउथ इंडिया एंड नेबरिंग आइलैंड। मतलब ये है कि जो हमारी कंट्री में जो ग्रेट चोला टेम्पल है वो जो चोला एम्पायर के द्वारा रूल किया गया था, और जो आसपास की कंट्री फॉर एग्जांपल यहाँ पे श्रीलंका, मालदीव, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं इंडोनेशिया का कुछ पार्ट, हमारे अंडमान निकोबार के आइलैंड लाइक दैट। तो क्या यहाँ पे द ग्रेट लिविंग चोला वाज बिल्ड बाय द किंग चोला एम्पायर विच वाज स्प्रेड ओवर ऑल साउथ इंडिया एंड नेबरिंग आइलैंड। सेकंड द टेम्पल ऑफ गंगाईकोंडा चोलावरम बिल्ट बाय द राजेंद्र फर्स्ट वाज कंप्लीटेड इन 1035 AD। नंबर थर्ड है द अरित्वेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय राजराजा सेकंड एट दासारूम फेस्टिवल एट 24 विमाना एंड अ 10 स्टोर्ड ऑफ विष्णु। तो सी यहाँ पे सही, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, क्योंकि शिव को ये डेडिकेटेड है, ना कि वैष्णव फेट्स। लेट्स सी द ग्रेट चोला जो टेम्पल है बिल्ट बाय द चोला एम्पायर विच और याद रखना जो आपका साउथ इंडिया का जो पार्ट है ना, मेनली जो भगत है वहाँ पे या फिर जो डेवोटी हैं वो शिव को भगवान को मानते हैं, है ना। और जो नॉर्थ के लोग हैं वो मोस्टली वैष्णव मत को ज़्यादा मानते हैं, है ना। अच्छा, इसको मैं बता रही थी। जो अरतीश्वर टेम्पल है बिल्ड बाय राजा सेकंड एट देश यहाँ पे इमेज ऑफ शिवा है, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट की हम बात करते हैं विच द फॉलोइंग हेरिटेज साइट इज नोन स्पेशली फॉर इट्स रथ इन द फॉर्म ऑफ चैरियोट, मंडपास, केव सेंचुरी यहाँ पे पाई गई है एंड जायंट ओपन एयर रिलीफ सच एज द फेमस डिसेंट ऑफ द गंगा। तो आपको पता नहीं कौन सा यहाँ पे है, तो ये सी ठीक है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट महाबलीपुरम के बारे में हम ये बेसिकली यहाँ पे बात करें। लेट्स सी महाबलीपुरम 56 किलोमीटर साउथ ऑफ चेन्नई स्टैंड महाबलीपुरम द एंशिएंट सी पोर्ट ऑफ द पल्लवा किंगडम। महाबलीपुरम विच वाज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984 इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ रॉक कट टेम्पल मोनोलिथिक ये स्ट्रक्चर है। रथ यहाँ पे है, मंडपास यहाँ पे न्यूमरस शिव स्कल्पचर है। केव टेम्पल की बात करते हैं, द केव टेम्पल वर बिल्ड बिफोर द रेन ऑफ द पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ द वेरियस टेम्पल एंड डिनोट द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ पल्लवा आर्किटेक्चर दिस कंसिस्ट ऑफ, इसमें इतने सारे भगवान हैं। डिसेंट ऑफ गंगा या अर्जुन पेनेंस यहाँ पे शोर टेम्पल है, ओंकार टेम्पल, ही यू कैन रीड इट अबाउट देम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है एलोरा केव टेम्पल के बारे में। अलोरा केव आर लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। सेकंड द केव आर डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन 1983। द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया कंसिस्ट ऑफ रॉकी प्लेट्यू इन द शेप ऑफ द सेमी सर्कल। तो कौन सा यहाँ पे सही, तो तीनों के तीनों यहाँ पे सही है। एलोरा के पहले बता चुकी हूँ मैं एलोरा के बारे में। एलोरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे तीनों मतों के जो टेम्पल में पाए, चाहे बुद्धिज़्म में, चाहे जैनिज्म में, चाहे हिंदुइज्म में। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये औरंगाबाद के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है, और यू कैन सी है डिफरेंट रिलीजन की यहाँ पे साइट पाई गई है। आगे बढ़ते हैं, रानी की वाव के बारे में पूछा जा रहा है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस, इट वाज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ द, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ओके, इट वाज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरस्वती by the Gujarani Udayamati of the Chalukya dynasty. Second है, it was built to commemorate her husband Raja Bhimdev first. It was declared as a World Heritage Site in 2014 by the UNESCO. तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो बैंक है सरस्वती का माना जाता है, और गुर्जर रानी उदयमती जो चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग किया करती थी, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। बेसिकली वो नहाया करती थी इस कुएँ में। इट वॉज बिल्ट टू कमरेट हस्बैंड थे उनके लिए इनको बनवाया गया था। रानी की वापरी से ट्रांसलेट क्वींस टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1063 ऑन द बैंक ऑफ द रिवर श्रावस्ती बाय द गुर्जर रानी उदयमती ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। द टेम्पल वॉज बिल्ट टू कमरेट हर हस्बैंड भीमदेव फर्स्ट, एंड ये 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, दैट रिलेटेड द IUCN एंड द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड in endangered species at wildlife of fauna and flora, which of the following is correct? IUCN is an organ of the United Nations. Cite an example of agreement between the government. नहीं, IUCN जो एक organ है यूनाइटेड नेशन का, ये गलत है क्योंकि ये वैसे organ नहीं है। IUCN run thousands of field project around the world better managing the natural environment. मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है IUCN बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट चलाते हैं। साइट जो एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, स्टेट डेट हैव ज्वाइंड इट, बट द कन्वेंशन जो है नेशनल लॉ की जगह नहीं लेते, तो ये भी सही है। सेकंड थर्ड यहाँ पे सही है, बाकी हम देख ले रहे हैं। IUCN जो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, इवन इफ इट न्यू दिस, जो फाउंडेड है 1948 एज द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी। और मैंने आपको शायद वाई 5 से इसको याद करा रखा है
कि जो वर्ल्ड वाइड फंड है और IUCN की जो स्थापना हुई थी, वर्ल्ड वाइड फंड एंड IUCN के द्वारा मिलकर की गई थी, है ना। अ लीडिंग अथॉरिटी इन एन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मोर देन 120 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट है। साइट जो है ड्राफ्ट रिजल्ट ऑफ द रिजोल्यूशन इन 1963 IUCN, बाकी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। साइट्स का जो गठन 1976 में होता है। ओके, ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग जो अभी न्यूज़ में था वो किससे रिलेटेड, तो ये देखिए हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन से। ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग क्रिटिकल कंपोनेंट है, ये पार्ट है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी का। प्रोवाइड यूनिफॉर्म लाइसेंस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन, enabling contractor to explore conventional as well as the unconventional oil and gas resources. Field are offered under a revenue sharing model एंड जो मार्केटिंग एंड प्राइसिंग फ्रीडम है क्रूड ऑयल को, नेचुरल गैस को दी गई है, जो भी इसको ओन करेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद देखिएगा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। और क्या क्या चेक किया जाता है या फिर कौन कौन सी बेस्ट सिटी है। बेस्ट लिवेबल सिटी है वियना, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। बेस्ट लिवेबल सिटी अगर इंडिया की बात करें तो दिल्ली है। लिस्ट जो है बेंगलुरु है। रिलीज किसके द्वारा किया गया है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। थीम है रिकवरी एंड हार्डशिप। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट करेक्ट बताना है लाइफाई के बारे में। रिसेंटली अभी न्यूज़ में हुआ करता था। इट इज़ यूज लाइट एज अ मीडियम फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन, और जो विजिबल है वो बड़ी वेवलेंथ में आती है ना। इट इज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज सेवरल टाइम फास्टर देन वाईफाई। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लाइफ हाई का मतलब होता है लाइट फिडेलिटी, मतलब लाइट से हम जो है अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बेसिकली। लाइफ हाई इज अ लूजली एक्सपेंडेड टू लाइट फिडेलिटी यूजिंग प्रिसाइजली कंट्रोल्ड लाइट मॉड्यूलेशन। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्या है कि जो लाइट मॉड्यूलेशन उसको कंट्रोल करते हैं। इट विल बी 110 से लेकर 100 टाइम जो है फास्ट हो सकता है वाईफाई से। लेट्स सी द क्वेश्चन सो फ्रॉम द रिवीजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन 11 जुलाई ऑल्सो। पहला क्वेश्चन है सी, आपको करेक्ट बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। तो लेट्स सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर बोर्न एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरियो इन 2012। तो आपको बताने क्या स्टेटमेंट सही है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट इन 2015। क्या स्टेटमेंट सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर बोर्न एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हो रही थी रियो डी जेनेरियो के 2012 में एंड 2015 एंड 2030 तक इनका एम रखा गया। कितने टारगेट है, 169 टारगेट है एंड 17 गोल्स है ना। मैं कई बार इस गोल्स के बारे में बता चुकी हूँ। अगले क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। आई अगेन रिपीट, ये पूछा जा रहा है किसके बारे में, इंटरनेशनल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। पहले स्टेटमेंट है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। क्या है कि ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो स्टैब्लिश की गई है। क्यों, क्योंकि ताकि हम कंजर्वेशन कर सकें और सस्टेनेबल यूज़ कर सकें बायोडाइवर्सिटी का। सेकंड देखते हैं, द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी प्रोवाइड करता है सेक्रेटेरिएट टू दिस IPBES, मतलब इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज एंड इट इंटेंडेड टू सर्व सिमिलर रोल टू इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC के लिए जो है ये एक सेक्रेटेरिएट भी प्रोवाइड करता है। तो सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे सही। चलिए सब हम कल यहाँ पे कुछ और जो इंपॉर्टेंट स्लाइड है उसके बारे में थोड़ा देख ले रहे हैं। आज हम प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्या कौन होते हैं, कहाँ पे इनके बारे में मेंशन किया गया। तो आर्टिकल 53 में इनको मेंशन किया गया। ये एक एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव को हेड करते हैं प्रेसिडेंट, उसमें वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो इनसे रिलेटेड है, आर्टिकल 54, 65, 61, जहाँ पे इम्पीचमेंट। आर्टिकल 65 क्लोज बी में किस तरीके से प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट के तरीके से। आर्टिकल 54 में इनके इलेक्टोरल कॉलेज से रिलेटेड बातें यहाँ पे दी गई हैं। इम्पीचमेंट की बात करें तो आर्टिकल 61 में इसको मेंशन किया गया एंड आर्टिकल 54 में बताया गया है एंड मतलब इनका किस तरीके से इलेक्टोरल कॉलेज होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इनका इलेक्शन होता है। आर्टिकल 61 मतलब इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और इनको हटाया तब जाता है जब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो। हटाया कैसे जाता है, तो पहले जो है 1/4 रेजोल्यूशन से एक रेजोल्यूशन पास मतलब जितने 1/4 मेंबर है उससे रेजोल्यूशन पास करवाना होता है। उसके बाद नोटिस देना होता है प्रेसिडेंट को 14 दिन का। लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से इसको पास, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से इसको पास करना होता है। फिर राज्यसभा में भी सेम प्रोसीजर है और वहीं पे इनको एक बार बोलने का मौका ज़रूर दिया जाता है। ठीक है,
अब बात करते हैं इनके बिल की, क्योंकि बिल को एक्ट बनाने का काम यही करते हैं। बिल होता है जब राज्यसभा लोकसभा में से दोनों से पास हो जाता है तो ये एक्ट बनता है। ऑटोग्राफ जब आपके प्रेसिडेंट दे देते हैं, ऑटोग्राफ बाय प्रेसिडेंट, तब ये एक्ट बनता है। अब ये देख ले बिल कितने प्रकार के होते हैं। जैसे ऑर्डिनरी बिल होते हैं आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बिल होता है आर्टिकल 368 के तहत, फाइनेंस बिल होता है 117 के तहत, मनी बिल 110 के तहत। तो इनके बाद से इनकी पावर है। अच्छा, फंक्शन की बात करते हैं तो इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मिलिट्री, डिप्लोमेसी, फाइनेंशियल फंक्शन इनको दिए गए हैं। कई सारे फंक्शन में से ये भी इनका एक फंक्शन होता है, राइट। अच्छा, रोल की बात करते हैं तो 4 तरीके के रोल को बताया गया। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर, फॉर एग्जांपल हम व्यू पढ़ते हैं अम्बेडकर के, जिनके द्वारा बोला गया था कि जिस तरीके से मोनार्क चुना जाता है यूके के अंदर, उसी तरीके से इंडिया में प्रेसिडेंट को चुना जाता है। बट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो व्यूज़ थे वो थोड़े से अलग थे। उनका मानना था कि जो हमारी कंट्री में मोनार्क भी है वो इलेक्टेड है, मोनार्क का सिस्टम नहीं है बल्कि इलेक्टेड है, जो इनडायरेक्ट, भले ही इनडायरेक्टली इलेक्शन से आते हैं लेकिन इलेक्शन करके आते हैं, इनकी खुद की एक वैलिडिटी है। इवन के.आर. नारायण के द्वारा बोला गया था कि प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है इमरजेंसी लैंप की तरह जब ज़रूरत होती है हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफेंडर को माना जाता है, मतलब डिफेंड करने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काम इन्हीं का ही है। इनके काम की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा काम भी देख ले रहे हैं, जैसे तो कुछ खास नहीं करते हैं बट अच्छा हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो इनको सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल पावर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भी जो है नॉमिनल पावर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के हिसाब से मैंने बता चुकी हूँ। और लेकिन ग्राउंड पे जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 2 कंडीशन में इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, और 2 रिटर्न नहीं है लेकिन फिर भी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। कहाँ पे, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 74 के अंदर 74 ये बोलते हैं कि प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक प्राइम मिनिस्टर होगा। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट को बताया जाएगा थ्रू प्राइम मिनिस्टर। तो ये आर्टिकल 74 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 85 की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि जो 2 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, उनका जो गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 3 है पॉकेट वीटो, या फिर जितने भी वीटो हैं आर्टिकल 11 में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एब्सोल्यूट वीटो हो, चाहे वो सस्पेंसिव वीटो हो, चाहे वो कई सारी वीटो हो सकती है। उसके बाद आर्टिकल 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ ग्राउंड। अच्छा, आर्टिकल 78 में बताया गया है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। आर्टिकल 78 क्लोज 3 टेल्स अबाउट द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकसभा के प्रति है, लेकिन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये प्रेसिडेंट के लिए है ना, वहाँ पे भी डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है। उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल इलेक्शन प्रेसिडेंट, ये मैं सब कुछ बता चुकी। अब बात करते हैं सिचुएशनल पावर की। 2 सिचुएशनल पावर है इनके पास। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है तो वो किसी भी मेंबर को बुला सकते हैं ताकि हमारी कंट्री में स्टेबिलिटी रहे। और कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट हो कभी कभी खाली नहीं होनी चाहिए, एंड और इनको हमेशा रिकमेंड करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑलवेज बी देयर। इफ़ the government is not have a majority, there should be a caretaker government for that, so that they can act as per the council of minister. इफ़ सडनली डेथ हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो रिज़ाइन कर देती है। उस वक्त भी जो है प्रेसिडेंट के पास सिचुएशनल पावर आ जाती है। फॉर एग्जांपल इन 1985 में ऐसा हुआ था, 88 में परहैप्स। अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देख लिया, ये आर्टिकल 78 में मेंशन किया है, ये मैं बता चुकी। जहाँ पे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, सबसे पहले तो आपको पता ही होना चाहिए क्या कंसेप्ट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंसेप्ट कहाँ से आता है और किस तरीके से कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं। फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न पता होना चाहिए कहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बता रखा है। उसके बाद टाइप्स बताने हैं, मतलब क्या क्या क्लासिफिकेशन फर्दर किए जा सकते हैं ताकि हमारी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्मूथ बना सकें। उसके बाद इनके काम को देखेंगे, इनकी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नो वेरी वेल, जब भी पावर आती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एंड देन रिलेशनशिप देखेंगे किस तरीके से प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के बीच में इनका रिलेशनशिप रहा है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2002 सेड अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है 15% हो सकता है। सिर्फ दिल्ली के केस में 10% है, अदरवाइज तो पुडुचेरी 15% एंड स्टेट के अंदर 15%। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें 15% है, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यहाँ पे अटैक करने की कोशिश की है, मतलब एक्सेल करने की कोशिश की है। आर्टिकल 74 बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर
नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा प्रेजेंट रहेंगे प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए। सेकेंडली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अगर इंडिविजुअली बात करें तो प्रेसिडेंट को, और कलेक्टिवली बात करें तो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है, यू नो वेरी वेल, है ना। टाइप की बात करते हैं, इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उससे थोड़े और अगर हम मिनिस्टर को निकालें तो डिप्यूटी मिनिस्टर, फिर अगर उससे हम थोड़ा और ऐड कर दें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एंड उसमें से कुछ और निकाल दें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री को होल्ड कर दें, उनको हम कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे रखते हैं। कैबिनेट मिनिस्ट्री जब हम बात करते हैं तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया था। उसमें बताया गया था कैबिनेट का लिखित ऑर्डर होगा तो प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी घोषित करेंगे, ही रिवोक प्रेसिडेंट्स। ओके, अब बात करते हैं वीकनेस की या वर्क की, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी, जब हम पावर की बात करते हैं डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम का काम करते हैं, इंश्योर करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी रहे। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो इफ़ पीएम को अगर रिज़ाइन कर देता है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो रिज़ाइन खुद ही कर देती है, नॉट गोइंग अगेंस्ट वन द डिसीजन इज टेकन। तो ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं ताकि एम्बिग्यूटी प्रेजेंट ना हो हमारे सिस्टम में, कोई एक मिनिस्टर कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी फिलोसफी को हमने आगे बढ़ाया। आर्टिकल 74 यहाँ पर रिलेशनशिप बढ़ाई है, एंड रिमूवल ऑफ द रोल ऑफ द पीएम। प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से इनसे सलाह लेते हैं ये यहाँ पे बताया गया, आप एक बार इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक स्लाइड है। बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बताएगा। दो तरीके से हम पार्लियामेंट्री फॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पे लेजिस्लेचर से ही जो है एग्जीक्यूटिव को लिया जाता है। सेकेंडली, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो भी होता है और नॉमिनल हेड भी होता है, मतलब जो रियल हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर है और जो नॉमिनल ही हेड है, लेकिन दो हेड तो है ना, वो प्रेसिडेंट है, राइट। ओके, अब बात करते हैं व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या डिफरेंस और क्या इनका रिलेशनशिप है। ऐसा माना जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी मान लीजिए पीएम अगर डेथ हो जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर देता है ना, तो एक सिचुएशनल पावर ये आ गई। सेकेंड ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी मर्जी से किसी भी मिनिस्टर को हटा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब हटाता प्रेसिडेंट लेकिन रिकमेंडेशन जो है प्राइम मिनिस्टर ही करता है। नंबर थर्ड, वो आंसरेबल है, मतलब वैसे तो जो इंडिविजुअली अगर हम कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट को लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट फिर भी प्राइम मिनिस्टर जो है पूछ सकते हैं कि आपने क्या क्या काम किया है, क्योंकि वो हेड है गवर्नमेंट के। और देखते हैं पावर सेंटर इज कंसर्न बाय द पीएम हिमसेल्फ। प्राइम मिनिस्टर टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो पावर है वो एक पर्टिकुलर पर्सन ही उसको कैरी करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर पे क्यों एक पर्सन पावर को कॉर्नर कर लेता है। उसका रीज़न होता है कि क्या वो कोएलिशन गवर्नमेंट चला रहा है या फिर उनकी खुद की इतनी पावर सीट है कि उनके किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। सेकंड है, क्या उनके टाइप का कोई और लीडर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल 1947 जब जवाहरलाल नेहरू जो है प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो उनके साथ वल्लभ भाई पटेल भी था, सेम कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी एंड हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस ऑल्सो, मतलब सेम टाइप का इनका रोल हुआ करता था। नंबर थर्ड है, क्या उनके द्वारा कोई विक्ट्री दिलाई गई है एट नेशनल इंटरनेशनल वट एवर द रीज़न वुड बी, तो उससे जो स्टेचर होता है प्राइम मिनिस्टर को बढ़ जाता है कैबिनेट के अंदर, एंड जो भी होल सोल अथॉरिटी वही बन जाती है। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम निकल कर आती है, जो डिसीज़न है वो जो है डेलिब्रेशन के साथ नहीं लिए जाते हैं, बट इसका एक फ़ायदा भी है कि जो डिसीज़न है वो जल्दी लिए जाते हैं। एंड यहाँ पे किचन पार्लियामेंट का कंसेप्ट आता है, जहाँ पे वो उनके आसपास के जो पावर होल्ड नहीं करते हैं, मतलब पावर उनका डिसीज़न मायने रखते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबल या फिर वो एक एलिजिबल पर्सन नहीं है उस व्यू को देने के लिए। तो ये एक नेगेटिव पार्ट आ जाता है जब प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर हो जाती है। लेकिन अच्छा ये है कि क्योंकि डिसीजन हो पाता है, और नेगेटिव ये है कि जो डेमोक्रेसी है वही खतरे में आ जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी वुड बी थ्रेटन, क्योंकि सलाह ली जा रही है उन पर्सन से जो हु हैव नॉट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कुछ भी गलत हो जाता है दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट, है ना। सेकेंड है हास्ट डिसीजन। कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में डिसीजन तो ले लिया जाता है, परहैप्स उसका रिजल्ट हम नहीं डिलिब्रेट कर पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, एंड उसका अल्टरनेटिव भी नहीं सोच पाते हैं ना। नेक्स्ट द माइट वर्क इन देयर टैक्स, मतलब कई बार क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहीं ऐसा हो सकता है कि अपने ही लेवल, मतलब अपने आप को ही देखते हुए डिसीजन ले फॉर द कंट्री, डेट शुड नॉट बी देयर। बट कैबिनेट में डेलिब्रेशन आ जाते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आ जाती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि चुने हुए पर्सन में से आता है। इसमें भले ही स्लो डिसीजन हो
और इसका नेगेटिव पॉइंट एक ही होगा कि स्लो होता है डिसीजन। सेकंड, लीकेज भी हो सकता है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दूसरों को नहीं बतानी होती है, लेकिन जब हम कैबिनेट कहीं या कई पर्सन को डिस्कस कर लेते हैं तो उसके लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ऐसा प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है। एनीवे, अब बात करते हैं पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से यूएसए का सिस्टम हमारी कंट्री से अलग है, कि क्या हमें यूएसए का सिस्टम को अपनाना चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सही, जब हम पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जब ये हो रहा था, दो चीज़ें देखो, प्रेसिडेंट फॉर्म जो है सेपरेशन ऑफ पावर के लिए जानी जाती है, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। पार्लियामेंट जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जानी जाती है, एंड उसके कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम बात करें, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकती है और ओवरऑल भी होती है, चाहे वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर आर्टिकल 78 क्लोज सी के तहत हो, या फिर मतलब एक मोशन भी लेकर आया जा सकता है, जैसे एडजर्नमेंट मोशन हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, कई सारी हो गया। अगर फाइनेंशियल की बात करें तो कट से मैंने आपको बताया कट मोशन, जिसको हम PET मतलब ये तो पॉलिसी कट जाए या इकोनॉमी कट जाए या फिर टोकन कट है ना, ये 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू उनकी फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव की फाइनेंशियल पावर को हम कंट्रोल कर सकती है लेजिस्लेचर। और वोट ऑफ थैंक्स भी होता है, वो सबसे पहले ही होता है। मतलब जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो पहली जो स्पीच दी जाती है उसमें ही वोटिंग हो जाती है, तो पता चल जाता है कि वेदर जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी में है या नहीं है। खैर, अच्छा, एग्जीक्यूटिव चूज द सिटीजन एट लार्ज विच हैव एक्सपर्टीज, तो ये प्रेसिडेंट फॉर्म की खासियत है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलती है प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि स्टेबिलिटी तो बिल्कुल रहती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई चेक्स एंड बैलेंस का यहाँ पे नहीं आता है कंसेप्ट। बेसिकली ये सिर्फ एक ही तरीका है, या तो इम्पीच कर दे प्रेसिडेंट को, और जो प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट को बहुत ज़्यादा टफ होता है। लेट्स सी, अगर हम पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, डिपेंड अपॉन द पॉपुलरिटी ऑफ हाउस। सेकंड है एग्जेक्टिव ड्राम फ्रॉम द लेजिस्लेचर, ये इसकी कुछ खासियत है। स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, ये एक लैकुना है बेसिकली। बट ये लैकुना इस वजह से नहीं है कि सिस्टम में कुछ खराबी है। इवन जो यूके का पार्लियामेंट वो अच्छे से काम कर रहा है, वाई नॉट वर्क इन इंडिया, द रीज़न बीइंग रिस्पॉन्ड मतलब परहैप्स जो वोटर हैं उनकी वो इरिस्पॉन्सिबल तरीके से वोट करते हैं, या फिर जो पार्लियामेंटेरियन है वो ढंग से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी आउट नहीं करते हैं। इससे रिजल्ट क्या होता है, हॉर्स ट्रेडिंग या फिर करप्शन। उसके लिए हम एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए, इट इज़ द डिफरेंट स्टोरी, बट येस वी कैन चेंज द सिस्टम। बट ये कह देना कि पूरा सिस्टम ही गलत है, दैट इज़ रॉन्ग। सुटेबल फॉर, हाँ, अब ये क्यों हमने इसको चुना। सबसे पहली बात तो हम नो हाउ जानते थे कि क्यों, मतलब जब ब्रिटिशर थे तो उनके टाइम पे भी हमने इसी सिस्टम से अपनी कंट्री को गवर्न किया, वी नो अबाउट दिस थिंग। सेकंड है प्रॉपर, हम हमेशा चाहते थे कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या फिर जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वे ऑलवेज भी रिस्पॉन्सिबल है। और किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठहराया जा सकता है, फॉर एग्जांपल जुडिशरी भी है चेक्स एंड बैलेंस के लिए, उसी के साथ इलेक्शन होते हैं हर 5 साल बाद, तो जिसने अच्छा काम किया वो दोबारा से चुन के आ ही जाते हैं। थर्ड, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी है, क्वेश्चन आर है, जीरो आर है, एडजर्नमेंट मोशन है, प्रिविलेजेस मोशन है, कई सारे मोशन हमारे डे टू डे पार्लियामेंटेरियन प्रोसेस में दे रखे हैं। फ्रॉम लोकल रिप्रेजेंटेटिव टू PM, एंड मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन को अगर हम एक PM दे दें, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ नॉट रॉन्ग नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। सो दैट्स वे आई गो फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द लोकल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन एज पर द क्वालिटी ऑफ द पर्सन, नॉट एज पर द PM। ओके, वन मोर माइट नोट द जस्टिस टू डाइवर्स पॉपुलेशन, तो वही मैंने बताया यहाँ पे, बाकी आप एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हमने बात की, कहाँ पे दे रखा है, क्या क्या इनके पावर होते हैं, किस तरीके से डिफरेंट होता है। लेट्स सी अबाउट द पार्लियामेंट। सी, पार्लियामेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट के बारे में मेंशन किया गया है, और कंसेप्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल 79, 80, 81। 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने बता दिया। अब बात करते हैं पार्ट 5 में हमने सेंटर के यूनियन को दे रखा है, तो सेंटर की पावर को दे रखा है, एंड पार्ट 6 में स्टेट के बारे में मेंशन किया गया है। बात करते हैं सोवरेनिटी की। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट सोवरन नहीं है, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोवरन थ्रू द प्रेम्बल। प्रेम्बल में ऐसा माना गया है या लिखा गया है कि सोवरन कौन है, या तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाया गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा पार्लियामेंट के बारे में बात कर लें। पहली बात तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 के तहत टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है। ओके, जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं, और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ जो सीट है 1971 के सेंसस को लेते हुए 2026 तक इसको सील कर दिया गया है। राज्यसभा की सीट टोटल अभी के लिए 252 है, इसको बढ़ाया जा सकता है, मैक्सिमम सीट इतनी हो सकती है वैसे, और लोकसभा के लिए 552 है। अच्छा,
अच्छा, कुछ पार्ट भी देख लें। आर्टिकल 80 में राज्यसभा है, प्रेसिडेंट आर्टिकल 52, 53, 54 में मेंशन किया गया, आर्टिकल 81 में लोकसभा है, एंड आर्टिकल 245 में भी राज्यसभा को एक्स्ट्रा पावर दे रखी है, जो डिफरेंट स्टोरी। अच्छा, अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, क्या क्या फंक्शन होता है। जैसे बिल को एक्ट बनाना, बजट पास करवाना, इम्पीच करना जो लेजिस्लेचर को, या फिर कैग वगैरह, CVC ऑफिस कई सारे ऐसे ऑफिस होते हैं जिसको इम्पीच करने का काम इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट करता है आपका लेजिस्लेचर। डिस्कशन करना जो भी डे टू डे हो, जैसे क्वेश्चन आ रही, कई सारी चीज़ें उसमें बता रहे। चेक्स एंड बैलेंस रखना एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी, जुडिशरी के ऊपर भी। ओके, अब बात करते हैं हम लेजिस्लेचर किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया, जैसे लोकसभा, राज्यसभा या फिर प्रेसिडेंट। यही तीनों पार्ट मिलकर प्रेसिडेंट का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं राज्यसभा को कौन कौन सी स्पेशल पावर है और लोकसभा को कौन कौन सी स्पेशल पावर है। जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो इनको जो है बजट से रिलेटेड स्पेशल पावर दे रखी है, और रिवोक करने के लिए इमरजेंसी को भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पावर इनको दी गई है। जब राज्यसभा की बात करते हैं तो इनको 2 एक्स्ट्रा पावर एज पर आर्टिकल 312 की ऑल इंडिया सर्विसेज का ये गठन कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर 2 या 2 से ज़्यादा अगर स्टेट रिकमेंड या फिर बोलते हैं सेंटर को कि आप हमारे लिए लॉ बना दीजिए, तो सेंटर कैन मेक। तो ये पावर या फिर ये रिजोल्यूशन पास कराने का काम राज्यसभा का। तो ये 2 ही पावर है जो राज्यसभा को एक्स्ट्रा मिलती है। लोकसभा को मनी बिल कहलाने का, अगर जॉइंट सिटिंग होती है तो जो स्पीकर है उसको हेड करने का, और जॉइंट सिटिंग को सेट करने, इमरजेंसी रिवोकेशन, बजट को पास करवाने का, मनी बिल कहलाने का भी जो पावर दे रखी है वो लोकसभा के स्पीकर को दी गई है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पावर है, मेक श्योर कि आप इसको याद रखें। अच्छा, राज्यसभा कहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो ये हमारा फेडरल फीचर जो बाइकैमरलिज्म है। जब भी मैंने फेडरल फीचर की बात बताई होगी तो बाइकैमरलिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है ना। ऑर्डिनेंस लेकर आने का काम, इलेक्शन, इम्पीचमेंट, ये सारी की सारी इक्विवेलेंट पावर है। बस 2 पावर, मतलब एक ही पावर कम है राज्यसभा के पास, बट दे आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि कोई एक हाउस बड़ा है या दूसरा हाउस छोटा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं जब इतने इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट है, पार्लियामेंटेरियन को कुछ प्रिविलेजेस भी दी गए, तो यस बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द privileges that are given to the parliamentarians so that they can do their work very efficiently in honor way, dignified and very frank way। अच्छा, प्रिविलेजेस की बात करते हैं 2 तरीके के प्रिविलेजेस, जैसे कलेक्टिव प्रिविलेजेस है, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस है। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके देखते हैं, जैसे सिविल केस से रिलेटेड क्या क्या पावर है, क्रिमिनल केस से रिलेटेड क्या क्या पावर है, और कलेक्टिव में जैसे पूरा जो ग्रुप है वो किस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी बात अगर पार्लियामेंट में होती है तो जो स्पीकर है वो बता सकता है कि ये बाहर पब्लिश होगी या नहीं होगी। अगर वो चाहता है कि एक ये चीज़ पब्लिश ना हो तो वो कर सकते हैं। तो ये कलेक्टिव पावर है। और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस भी जो कलेक्टिवली ही लगाया जाता है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा पावर में आ जाती है। बाकी एक बार आप पढ़िएगा तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो डुअल गवर्नमेंट होती है इसमें, फेडरल फॉर्म होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, डिवीजन ऑफ पावर बहुत अच्छे से होते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 368 ये बोलता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए। ये सारे के सारे फेडरल फीचर की बात है। क्या ये हमारी कंट्री में, तो ये बिल्कुल है। नेशनल लेवल की और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट दोनों अलग अलग होती है, और शेड्यूल 7 में इनके जो सब्जेक्ट मैटर भी है वो भी अलग अलग है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बिल्कुल है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। डिवीजन ऑफ पावर भी है नेशनल, तभी तो आर्टिकल शेड्यूल 7 यहाँ पे बोल सकते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर देखो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पे दोनों ही चेंज, मतलब 2 स्टेट और सेंटर दोनों मिलके चेंज करते हैं। अगर मैं इनके आर्टिकल की बात देखो, एक तो शेड्यूल 7 हो जाएगा, ओके, आर्टिकल 368 खुद हो जाएगा, ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 279 GST काउंसिल हो जाएगा बिल्कुल। अब है आर्टिकल 54, 55 एंड और 74, 164, ये कुछ ऐसे आर्टिकल है जहाँ पे अगर चेंज करना हुआ तो स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट और स्पेशल मेजोरिटी के साथ इसको पास कराना होता है। उसी के साथ कुछ जुडिशरी के लिए भी पावर है। अगर सुप्रीम कोर्ट की पावर को अगर हमें डिमिनिश करना हुआ या ज़्यादा बढ़ाना हुआ तो वहाँ पे भी जो पावर है वो स्टेट और सेंटर दोनों को दी गई है। और 54 इज़ नथिंग बट इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें, सिंगल गवर्नमेंट होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटर्न लाइक फ्रांस और अनरिटर्न भी हो सकते हैं जैसे ब्रिटेन में। डिवीजन ऑफ पावर यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, और जनरली ये वहाँ पे फॉलो किया जाता है जहाँ पे छोटी कंट्री है। हमारी कंट्री इतनी बड़ी है तो वी शुड बी फेडरल। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिट लाइक इन फ्रांस और फ्लेक्सिबल हो सकता है जैसे ब्रिटेन में। जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट, नोट में भी इंडिपेंडेंट, जो बाइकैमरलिज्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
एग्जाम्पल चाइना आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में क्या हुआ था, नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट किया गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए, एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया गया था। इट मेड लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ द यूज ऑफ द इलेक्शन फॉर फाइलिंग फॉर सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल पावर। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया था। प्रोविजन फॉर इंडियन टू बी पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब यहाँ पे थोड़े और ऐसे इंडियंस को ऐड किया गया था जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट हुआ था, फर्दर डिवाइड कर दिया गया था इसको। डायरकी जो सिस्टम वो लेकर आया गया था। और सेपरेट इलेक्टोरेट जिस तरीके से 1909 में मुस्लिम को दिए गए थे, उसी तरीके से 6 इंडियन क्रिश्चियंस एंग्लो इंडियंस को भी दिए गए 1919 में। इंट्रोडक्शन ऑफ द बाइकम्बलेज एंड डायरेक्ट इलेक्शन, प्रोविजन ऑफ टू 3 जो वायसराय की काउंसिल है उसमें से 6 में से 3 मेंबर इंडियंस होंगे, ऐसा बोला गया था। प्रोवाइड द सेटिंग ऑफ द सेंट्रल सर्विस कमीशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट ऑल्सो, एंड इसी से रिलेटेड एक एटिचेशन कमेटी भी है, ली कमीशन भी सिविल सर्विसेज से ही रिलेटेड बनाए गए हैं। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 कुछ प्रोविजन देखते हैं। इसमें क्या हुआ था, लेजिस्लेटिव पावर को फेडरल एंड प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट में डिवाइड किया गया। रेसिडरी पावर जो वायसराय के पास रखी गई, और आज जो आर्टिकल 248 के तहत हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है। अबॉलिश किया गया था डायरकी सिस्टम इन प्रोविंसेस, एंड यही डायरकी का सिस्टम जो सेंट्रल लेवल पर या फेडरल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इसी से ही जो बाइकम्बलिज्म वो लेकर आएगी। आउट ऑफ 11 प्रोविंस में से 6 में थी। सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था एससी को, वुमेन को, लेबर को, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसमें काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश किया गया। इसमें इसी की वजह से जो आरबीआई की स्थापना, फेडरल कोर्ट की स्थापना, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस की स्थापना यहाँ पे हुई थी, राइट। अच्छा, अब बीआरआई की बात कर ले रहे हैं भाई। देखो बीआरआई सबसे पहली बात, ये चाइना से होते हुए वियतनाम पहुँचेगा, वियतनाम से सिंगापुर, सिंगापुर से कोलंबो, कोलंबो से बांग्लादेश का पोर्ट है। नेक्स्ट डिजिबूटी से स्वेज कैनल होते हुए इटली के पोर्ट पे ये पहुंचने की कोशिश करेगा। उसी से डिजिबूटी और कीनिया, ये 2 कंट्री अफ्रीका की है। एंड ओवरलैंड की बात करें तो ये चाइना से होते हुए कुछ पार्ट पाकिस्तान में, देन ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्की होते हुए पूरा जर्मनी तक ये पहुंचा है। उसके ऊपर कुछ पार्ट जो है ऊपर वाला रशिया के पास जाता है, कजाकिस्तान, मॉस्को, एंड देन कनेक्टेड इन द फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, जर्मनी। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। वैसे 3 या 4 जो कॉन्टिनेंट है उसको बनाता है। यू कैन सी द लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। अच्छा, इम्पोर्टेंट है भाई। अब थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक की बात कर लें। सी 1969 में अप्रोक्सीमेटली 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था, वो जिसकी जो लागत है वो 50 करोड़ थी। बाद में 200 करोड़ पे 16 और बैंक को यहाँ पे नेशनलाइज किया गया। एंट्री ऑफ द न्यू प्राइवेट बैंक, बहुत सारी ऐसी कमेटी थी जिनके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि प्राइवेट बैंक को एंट्री हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल नरसिम्हा कमेटी बिठाई गई थी, एक 2014 में भी थी, जिसने बताया था कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए बैंक का, प्राइवेटाइजेशन नॉट नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन अपोजिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। नंबर 2019 में क्या किया गया था कि कई सारे जो बैंक थे उनको कंसोलिडेट करके सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बनाए गए। अब रीज़न क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है? पहली बात तो हमारे जो बैंक हैं उनके पास हायर एनपीए, स्लोवर क्रेडिट ग्रोथ हो रही है बिकॉज ऑफ द कोविड-19, हायर लॉसेज हैं, इंक्रीजिंग बैंकिंग रिफॉर्म, लॉस ऑफ टैक्स पेयर मनी, लोअर एफिशिएंसी है। लेकिन नेगेटिव की बात करें तो इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी, इन्हांस्ड कंपटीशन, रिडक्शन ऑन गवर्नमेंट बर्डन, नेशनलाइजेशन जो है उसके कुछ बेनिफिट हुए होंगे। बस आगे एक बार पढ़ना भाई। बाय दिस वी एंडिंग द लेसन। नहीं, बजट थोड़ा पढ़ रहे। बजट जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किया, रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू को जो है फर्दर 2 हिस्सों में, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट को फिर से 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जैसे टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान भी हो सकते हैं या फिर नॉन प्लान भी हो सकता है, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2012 में रियो डी जेनेरियो के अंदर मीटिंग हो रही थी जोहान्सबर्ग के, उसमें इसको जो है बताया गया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। इसमें 2012 में और 2015 से इसको लागू किया है 2030 तक कि क्या क्या अचीव करना है। लेट्स सी, पहला नंबर जो पहला गोल है नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर है, गुड हेल्थ होना और वेलबींग होना चाहिए। नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करें। 6th पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए। 7th पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। 8th पे डिसेंट ग्रोथ होनी चाहिए, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड 9th में इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री।
ये हमें प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट है रिड्यूस इनइक्वालिटी। नेक्स्ट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल सिटीज़ होनी चाहिए, कम्युनिटीज़ हमारी सस्टेनेबल होनी चाहिए, और जो भी हमारा कंजप्शन पैटर्न है देयर शुड बी रिस्पॉन्सिव एंड प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन को हमें प्रमोट करना है। सेकंड है लाइफ बिलो वाटर। 15 है लाइफ ऑन लैंड। 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन वी शुड बी बिल्ड इट अप। एंड नंबर 17 में जितनी भी कंट्री हो सकती है उनके साथ पार्टनरशिप करें, अपना एक्सपीरियंस को शेयर करें, उनसे कुछ सीखें ताकि हम इन सब चीज़ों को प्रमोट कर सकें और अपने गोल को अचीव कर सकें एज अर्ली एज पॉसिबल। अच्छा, अब कुछ ऐसी स्कीम देख लीजिए जो 2014 में स्टार्ट हुई थी, जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम। लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए थी, बेसिकली ये थी मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, श्रमेव जयते योजना। नेक्स्ट इज़ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, बेसिकली ये थी कौशल प्रोवाइड करने के लिए। संसद आदर्श योजना, एक विलेज को अडॉप्ट करने के लिए ताकि इसको एक स्मार्ट विलेज या फिर एक आइडियल विलेज की स्थापना हो सके। मिशन इंद्रधनुष, ये जो है इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड था, प्रेग्नेंट वीमेन एंड चाइल्ड हेयर आर इम्यूनाइज्ड। नेक्स्ट 2015 हृदय योजना, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म से ज़्यादा रिलेटेड है। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड फ्रेगमेंटेशन योजना। सेकेंड है 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेसिकली, और इसके साथ जननी सुरक्षा योजना भी स्टार्ट की गई थी। भारत नेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ताकि इजीली लोन प्रोवाइड किया जा सके। इसी के साथ @59 मिनट, मतलब 1 घंटे के अंदर आपको लोन भी मिल जाएगा। कुछ ऐसी एक स्कीम भी अभी लॉन्च की गई थी। अच्छा, जो ये आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें 3 टाइप के लोन्स मिलते हैं, किशोर हैं, तरुण हैं, कुछ 3 टाइप के लोन हैं डिपेंडिंग अपॉन किस चीज़ के लिए आप लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। बेसिकली ये LED प्रोवाइड करने की बात करती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, अमृत मिशन या अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, स्किल डेवलपमेंट मिशन। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया उदय, मतलब उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से रिलेटेड। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। फाइनेंस मिनिस्ट्री देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो हमारा बजट भी तैयार करता है। एक सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर का होता है। नेक्स्ट द सेक्रेटरी रेवेन्यू का भी है। सेक्रेटरी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी है। एंड सेक्रेटरी है इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो ये डिपार्टमेंट्स है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट की बात करते हैं। कौंसिल फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। इसमें रेमिटेंस वगैरह, डेट वगैरह आता है, जो वो पैसा आता है बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस करना होता है, चाहे वो KCC का कुछ पत्र वगैरह हो या फिर पोस्ट ऑफिस के कुछ पैसे हो, तो ये वापस करने होते हैं। कौंसिल फंड ऑफ इंडिया में कैपिटल अकाउंट होता है, पब्लिक डेट भी प्रेजेंट होता है, बोरिंग बाय गवर्नमेंट एंड द रिपेमेंट, लोन्स एंड एडवांसेज दैट आर मेड बाय। ये कंटीजेंसी फंड में जो है प्रेसिडेंट के पास होता है 500 करोड़ का ये फंड है। कभी भी अगर आपदा आती है तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फेडरलिज्म को जब मैंने पढ़ाया तो NDRF जो है एक फेडरलिज्म फैक्टर ही आता है। NDRF का जो स्थापना है कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है। मेक श्योर आप इसको प्रोवाइड करें। 2016 के अंदर उज्ज्वला योजना, स्टैंड अप इंडिया, फसल बीमा योजना 2016 में आई थी। 2017 के अंदर प्रधानमंत्री वंदन आवास योजना, भारतमाला प्रोजेक्ट, उड़ान योजना। 2018 के अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी स्कीम थी। 2019 में प्रधानमंत्री श्याम योगी मानधन योजना। 2019 में ही विज्ञान ज्योति योजना एंड सुमन योजना, उम्मीद योजना एंड देन फिट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट किया गया। 2020 के अंदर जो है PM केयर फंड, PM किसान सम्मान निधि योजना इंपॉर्टेंट है, MSME चैंपियंस एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान, PM स्वनिधि योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी अब थोड़ा सा फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर ले रहे हैं एंड बाय दिस वी एंडिंग द हेयर ऑन दिस चैप्टर। सी 15 फाइनेंस कमीशन यू नो वेरी वेल, जहाँ पे क्राइटेरिया पॉपुलेशन का 15% है, एरिया का भी 15% है, इकोलॉजी एंड फॉरेस्ट 10% है, इनकम डिस्टेंस को 45, मतलब ये सबसे ज़्यादा है। इनकम कितना डिस्टेंस है, सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन, एरिया सेम है, फॉरेस्ट इकोलॉजी 10% है, डेमोग्राफिक 10.5% यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया गया है। रेवेन्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, इसको फर्दर डिवाइड किया टैक्स इन नॉन टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। नॉन टैक्स में गुड्स एंड सर्विसेज जो सेल किया जाता है, डिविडेंड जो अचीव करती है गवर्नमेंट, इंटरेस्ट जो पेमेंट करना होता है, ग्रांट्स रिसीव्ड। एक्सपेंडिचर में इनकम पेड, सब्सिडीज, सैलरीज, ग्रांट्स गिवन, लेटर पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर। बात करते हैं इथेनॉल ब्रांडिंग, क्या क्या फ़ायदे, इफेक्ट, अच्छा जी क्या क्या चैलेंजेस है, पहले ये दे रखा है, कोई बात नहीं, इसको आप पढ़ लेना।